साथियों नमस्कार। स्वस्तिक एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, हमने पिछली कक्षाओं में बहुत सी संधियों को पढ़ लिया। हमने स्वर संधि को जान लिया है, व्यंजन संधि को भी हमने जाना है और व्यंजन संधि में ही आज एक बहुत ही शानदार और बहुत ही सरलतम संधि को हम पढ़ेंगे जिसका नाम है अनुस्वार संधि। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है अनुस्वार संधि। तो आज अनुस्वार संधि के विषय में हम जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे कि क्या होती है अनुस्वार संधि, इसका सूत्र क्या है। देखिएगा साथियों, अनुस्वार संधि में एक सूत्र पाणिनि भगवान देते हैं और ये यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, मोनुस्वारः। ये सूत्र ऐसा है, मोनुस्वारः, अर्थात ये सूत्र ऐसा कहता है साथियों कि म को अनुस्वार हो जाए और वो तब हो जाए जब कोई पीछे व्यंजन वर्ण रहे। क्या रहे? व्यंजन वर्ण रहे तो म को क्या हो जाए? अनुस्वार। अर्थात म के बाद में कोई भी व्यंजन वर्ण रहे तो इस म को हम क्या कर देंगे? अनुस्वार। साथियों आपको मालूम होगा अनुस्वार किसे कहते हैं? जब किसी स्वर के ऊपर ऐसे बिंदी लग जाए उसे हम अनुस्वार कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर कुछ उदाहरण हमने दिया है। यह अनुस्वार सीधा सीधा सूत्र इतना ही बताता है कि म को अनुस्वार हो जब कोई भी व्यंजन वर्ण पीछे रहे तब। उदाहरण के तौर पर यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं, देखिएगा। हरिम म है और पीछे वंदे का व है, यानी वंदे जो है वह है, ये एक व्यंजन वर्ण है। हरिम के अंदर जो म है ये म हलंत वर्ण है, तो म को अनुस्वार करना है। तो इस प्रकार से यह रूप ऐसा बनेगा कि हरिम। अच्छा, बोलने में दोनों एक जैसा ही आएगा। आधा म यहाँ पर इस तरह से लिखें चाहे ऊपर बिंदी करें, तो जो बिंदी होती है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। तो हरिम वंदे, ऐसा यह रूप बन जाएगा। प्लस को हटाएंगे और म के स्थान पर म को हम ऊपर चढ़ा देंगे। ऐसा नहीं करना कि अनुस्वार भी कर दिया और म भी लिख दिया, नहीं नहीं, दोनों नहीं होगा, एक ही होगा। आगे बढ़ते हैं। शिवम नमामि, बहुत ही सरल संधि है, आपको तुरंत ही आ जाएगी। म को ऊपर चढ़ा देंगे व के ऊपर, तो अनुस्वार के रूप में वो बदल जाएगा, शिवम नमामि, यह रूप हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विष्णुम स्मरामि, तो विष्णुम लिखने में इस प्रकार आएगा, विष्णुम स्मरामि, स्मरामि, ऐसा यह रूप हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए। स्वदेशम सेवते, तो ये ऐसे हो जाएगा, म है वो श के ऊपर बिंदी के रूप में बैठ जाएगा, स्वदेशम सेवते। बहुत ही सरल संधि है, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। कोई ज़्यादा बड़ी माथापच्ची इस संधि में नहीं है, बस मौनुस्वार सूत्र सीधा सा बोल रहा है। परीक्षा में प्रश्न ऐसे आएगा, शिवम नमामि, मूल रूप क्या बनेगा, सीधा रूप क्या बनेगा, संधि रूप क्या बनेगा, तो आपको ऐसे करना रहेगा। या ऐसे करके देगा शिवम नमामि में कौन सी संधि है, तो आपको पहचानना रहेगा। वहाँ पर ऑप्शन में देगा कि अनुस्वार संधि है अथवा कुछ अन्य भी ऑप्शन देगा, तो अनुस्वार संधि का ऑप्शन आपको राइट करना रहेगा। धर्मम वद, तो ये ऐसे लिखा जाएगा, धर्मम वद, यानी कि धर्म को बोलो। सत्यम वद, सत्य बोलो, सत्यम, ये म को ऊपर अनुस्वार हो जाएगा, सत्यम वद। सत्यम शिवम, तो ये ऐसे हो जाएगा, सत्यम शिवम। दूरदर्शन का लोगो आता है ना, सत्यम शिवम सुंदरम, तो इस पर। हाँ, यहाँ पर पीछे म को म ही लिखा, क्यों? क्योंकि आगे कोई भी उसका व्यंजन वर्ण है नहीं, तो व्यंजन वर्ण यदि पीछे रहेगा तो म को अनुस्वार होगा। इधर ध्यान देना। फिर धर्मम चर, यानी कि धर्म के मार्ग पर चलना है। प्रियम वद, यानी कि प्रिय बोलना है, प्रियम, ये म को अनुस्वार कर देंगे, प्रियम वद। तो साथियों ये बहुत ही सरल संधि थी, फिर से समझ लीजिए। अनुस्वार संधि में बस इतना ही है कि अनुस्वार होना है ना। जब ष्टु होता था तो हमने ष्टुत्व संधि कहा, ष्टु होता था तो ष्टुत्व कहा, जश वर्ण हो जाया करता था तो जस्त्व संधि कहा। ठीक उसी प्रकार अनुस्वार हो जाएगा तो हमने अनुस्वार संधि कह दिया, और अनुस्वार होगा किसको? म को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं साथियों। हम एक और नई संधि के ऊपर चर्चा करेंगे। आगे एक संधि है परसवर्ण संधि। क्या है? परसवर्ण संधि। तो परसवर्ण संधि का इस प्रकार से यहाँ पर सूत्र है। अनुस्वार, यहाँ पर परसवर्ण संधि का एक सूत्र भी यहाँ पर दिया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा साथियों। यहाँ पर सूत्र इस प्रकार ये दिया हुआ है, अनुस्वारस्य यही परसवर्णे, यह सूत्र है, अनुस्वारस्य यही परसवर्णे। कि अनुस्वार जो हमने यहाँ पर किया ना कि म को अनुस्वार कर दिया हमने, और उस अनुस्वार के बाद यदि यह प्रत्याहार का वर्ण कोई रहे, मौनुस्वार सूत्र ने कहा कि म के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण रहे तो उस म को अनुस्वार कर देंगे। ठीक हो गया। अब आगे बढ़ना। वो जो म को अनुस्वार किया है उस अनुस्वार के बाद यदि कोई भी यय प्रत्याहार का वर्ण रहेगा, ये लिखा हुआ है यय प्रत्याहार, तो यय प्रत्याहार का वर्ण रहेगा
तो उस अनुस्वार को वापस से नीचे उतारेंगे और उसको पंचम वर्ण कर देंगे, अर्थात उसको पर सवर्ण कर देंगे। यानी कि पर वाले वर्ण के पास कौन सा ऐसा वर्ण है, पर वाले वर्ण जो है वो किस वर्ग का, पहले तो ये पहचानेंगे। तो वो जिस वर्ग का होगा उस वर्ग में अनुस्वार के जैसा दिखने वाला कौन सा वर्ण होगा, तो यानी कि पंचम वर्ण होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, लिखा हुआ अनुस्वार के बाद यह प्रत्याहार का वर्ण रहे तो अनुस्वार को पर सवर्ण अर्थात उसी वर्ग का पंचम अक्षर हो जाए, उसी वर्ग का पंचम। ये लिखा लिखिएगा अनुस्वार, ये मैंने बिंदी की है, ये सब अनुस्वार समझना आप। बाकी यही प्रत्याहार के लाल अक्षर में जो आपको दिख रहे हैं यही प्रत्याहार के वर्ण हैं, और बाकी ये आपको परसवर्ण जो लिखा है वो सब यमंगणनम, ये आपको इस प्रकार से दिख रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये सब परसवर्ण वाले वर्ण रहेंगे, पंचम वर्ण। क ख ग घ और अंग दिखे, जब कभी भी आपको अनुस्वार हो और उसके बाद में क ख ग घ अंग दिखे तो अनुस्वार को की जगह पर हम अंग कर देंगे। ठीक हो गया। यहाँ पर देखिए, ये सब यही प्रत्याहार के वर्ण है, मैंने इसको इस प्रकार क्रम से जमाया हुआ है। जब अनुस्वार के बाद च छ ज झ और यहाँ दिखे तो आपको यहाँ कर देना है। अनुस्वार के बाद ट ठ ड ढ ण दिखे तो पंचम वर्ण ण करना है। ठीक है, उसी वर्ण वर्ग का पंचम अक्षर हो जाएगा। अनुस्वार के बाद ट ठ ड ढ ण तो ण, अनुस्वार के बाद त थ द द न हो तो न हो जाएगा, और प फ ब भ म होगा तो म हम कर देंगे, अनुस्वार के बाद होगा तब। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर उदाहरणों से आपको सीधा ही समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा माथापच्ची जैसा काम है नहीं, बहुत ही सरल है संधि। हो जैसे ऊपर लिए अ है, अ के ऊपर बिंदी है यानी कि वो अनुस्वार किया हुआ है, और आगे की तो है ऐसा है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये अ लिख देता हूँ मैं अ। अब इस अनुस्वार को मैं नीचे उतारूंगा और फिर पीछे क्या है, कितः है ना, कितः, तो क है पीछे। अब क है वो कौन से वर्ग में आता है, तो क है वो ये रहा, क है वो कवर्ग में आता है, कवर्ग का पहला अक्षर क है। तो अब हमें देखना है कि पर सवर्ण होगा, क्या बोला कि अनुस्वार से यही पर सवर्ण, अनुस्वार को हम यही प्रत्याहार के परे रहते पर सवर्ण कर देंगे। तो पर सवर्ण का मतलब हुआ क्या साथियों, देखना, ये अ के ऊपर बिंदी है और पीछे कितः का क है, क है वो कवर्ग में आता है और अनुस्वार को पर सवर्ण करना है। तो हम देखेंगे क के पास में, ये क किस वर्ग में आता है, कवर्ग में, तो कवर्ग में ऐसा कौन सा वर्ण है जो अनुस्वार के जैसा सवर्ण है, जो अनुस्वर्ण यानी उसके जैसा दिखता है, उसके जैसे उसके स्वभाव है। ऐसा कवर्ग के पास में ऐसा कौन सा वर्ण है जो अनुस्वार के जैसा दिखता है। तो हमने बताया आपको कि सवर्ण किसे हम मानते हैं, तो हम जब उच्चारण स्थान को हम देखेंगे वहाँ पर क्या अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है, नासिका, और क ख ग घ अंग में अंग का उच्चारण स्थान क्या है, नासिका है। तो ये जितने भी आपको पांचों वर्ण दिखेंगे यमंगणनम नासिका च, तो उन सब का उच्चारण स्थान नासिका है। यानी कि कवर्ग के पास में नासिका से उच्चरित एक ही वर्ण है, कौन सा वाला, अंग, तो हम अंग कर देंगे। जिस प्रकार अनुस्वार के स्थान पर हमें कोई वर्ण करना है और अनुस्वार के बाद में एक कवर्ग का पहला वर्ण आ रहा है, तो अनुस्वार है उसका उच्चारण स्थान नासिका है, और कवर्ग के पास में कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान नासिका हो, तो वो हो गया अंग। तो यहाँ पर ऐसे हम बना देंगे, अ के बाद में कितो है तो कवर्ग का पांचवा अक्षर अंग हुआ, तो हम ऐसे रूप बन जाएगा अंकितः, ये अंग कर दिया मैंने, अंकितः, ऐसा यह रूप हो जाएगा। ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा अंचनः, तो ये अनुस्वार है, पीछे च है, चवर्ग का है, तो चवर्ग का पांचवा अक्षर हम कर देंगे अनुस्वार की जगह पर, तो अनुस्वार को नीचे उतारेंगे, अंचन ऐसा रूप बना देंगे, अंचनम। ठीक हो गया। अच्छा, ऐसा नहीं कर देना अनुस्वार भी लिख दिया और यूं भी लिख दिया, ना ना ना, तो गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प के ऊपर बिंदी है, पीछे पा लिखा है, यानी कि ये प का उच्चारण, प का वर्ग है पवर्ग, तो पवर्ग का पंचम अक्षर क्या हो जाएगा, पवर्ग का पंचम अक्षर मो हो जाएगा। अनुस्वार को नीचे उतारो, पंपा, ऐसा यह रूप बन गया पंपा। पंपा एक तालाब है। ध्यान दीजिए, शांत है तो क्या बन जाएगा, श के ऊपर बिंदी है, बिंदी को नीचे उतारेंगे, पीछे त है, तो त वर्ग में पांचवा अक्षर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखा है तवर्ग का पांचवा अक्षर हो गया न। ठीक हो गया। ध्यान दीजिएगा इधर, तो यहाँ पर ऐसे बन जाएगा शांत, ऐसा यह रूप बन गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। धनम प्लस जयो इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान देना। न को क्या करेंगे हम, अब पीछे ज आ रहा है, यहाँ देखिए ज कहाँ आ रहा है, ये आ रहा जो। अच्छा, जो है वो कौन से वर्ग में आता है, चवर्ग में आता है, तो चवर्ग का पांचवा अक्षर क्या हो जाएगा, यो, तो चवर्ग का पांचवा अक्षर हम यहाँ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा धनंजय, धनंजय, ऐसा यह रूप हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार और आगे बढ़ेंगे हम।
आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना यहाँ पर गु के ऊपर यहाँ पर गुम्भितः ऐसा लिखा है, ग के ऊपर ये उकार की मात्रा है गु और उसके ऊपर क्या है अनुस्वार है, तो ऐसे हो जाएगा आधा आधा अनुस्वार को नीचे उतारेंगे और फ कौन से वर्ग में आता है, फ है वो प वर्ग में आता है, प वर्ग का पांचवा अक्षर हो गया म, तो ऐसे बन जाएगा गुम्फितः, ऐसा यह रूप बन जाएगा, सरल है। पीछे वाला वर्ण देखना और उसी वर्ग का पांचवा वर्ण करना है, तो यह हो जाएगा दिनांक, क वर्ग का पांचवा अक्षर अंग हो गया, ये हो गया चम, च के ऊपर बिंदी है और पीछे च है, तो हम च वर्ग का पांचवा अक्षर करेंगे, अनुस्वार को नीचे उतारेंगे, चंचला चंचला, ऐसा यह रूप बन गया। ठीक हो गया। तो साथियों आपको आज यह चीज आ गई कि किस प्रकार से परसवर्ण संधि होती है। अनुस्वार को परसवर्ण करना है, किसको करना है, अनुस्वार को। साथियों आप इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार फिर से मैं इसको आपको रिवीजन करवा दूंगा। चलिए साथियों ठीक है, अभी मैं आपको इसका थोड़ा सा रिवीजन वापस से देख लीजिएगा कि क्या है अनुस्वार परसवर्ण संधि, यानी कि परसवर्ण करना है तो अनुस्वार से यही परसवर्ण है, अनुस्वार के बाद कोई भी यही प्रत्याहार का वर्ण हो तो उस अनुस्वार को नीचे उतार के हम परसवर्ण कर देंगे, यानी पीछे जो भी वर्ण है तो उसके पास जो भी वर्ण हो अनुस्वार के जैसा दिखने वाला वो वर्ण हम कर देंगे। ठीक हो गया साथियों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एक बार इसको फिर से पुनः परिभाषा को पढ़ लें कि अनुस्वार के बाद यह प्रत्याहार का वर्ण रहे तो अनुस्वार को परसवर्ण, परसवर्ण का मतलब ही ये होता है कि अर्थात उसी वर्ग का पीछे जो भी वर्ण हो, यहाँ पर लिखा है ना तो है, शाम के बाद में तो है, तो तवर्ग का पंचम अक्षर हो जाए, हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। तो इसी प्रकार ये इतने सारे हमने उदाहरण यहाँ पर देख लिए हैं साथियों। तरी अब यहाँ पर इसको भी आपको देख लीजिएगा, ये सब कुछ अनुस्वार के बाद क ख ग घ और अंग हो कभी भी तो आपको अनुस्वार को नीचे उतार के अंग करना है। तो इस प्रकार से आपको ये सारी एक्टिविटीज करनी है। समझ में आ गए हैं आप लोगों को। फिर भी और भी ये उदाहरणों को बढ़िया तरीके से आप देख लेना, मैं थोड़ा इनको हाईलाइट करके यहाँ पर इस तरह से आपको शो कर रहा हूँ। ये इतने कितने लगभग 8 उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं, तो 8 उदाहरणों से आपको समझ में आ गया होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ऐसे उम्मीद करता हूँ। बहुत ही सरल संधि है और इस संधि से आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा, मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ। आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा सरल और इम्पोर्टेंट संधि है। धन्यवाद साथियों, फिर मिलेंगे एक नए अच्छे से किसी टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।